नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 10 अप्रैल और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमारा करंट अफेयर्स है, यानी कि लास्ट डे हमने क्या कुछ पढ़ा था। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रिवीजन जो होता है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। रिवीजन ना सिर्फ आप करंट अफेयर्स का, बल्कि आप जो जीएस का कंटेंट पढ़ते हैं या कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और एक चीज यहां पर सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूं कि करंट अफेयर्स में जितने महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, यानी जितने इंडेक्स हैं, ठीक है, जितने डे हैं, ठीक है, ये और जितनी थीम है, ये आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न खूब पूछाते हैं आपके एग्जाम में, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि इन प्रकार के प्रश्नों को गलत आपको नहीं करना है, ठीक है, याद रहेगा। और अभी हाल फिलहाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय राष्ट्रपति जी है महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, इन लोगों ने हाल फिलहाल जहां जहां पर अलग अलग देशों की यात्राएं की होंगी, जिन जिन सम्मानों से इनको सम्मानित पुरस्कृत किया गया है, उन सम्मानों के बारे में भी आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए इसको आप लोग अलग से नोट करते हुए चलिएगा। ये मैं आपसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही सौहार्द से कह रहा हूं, ठीक है, नहीं तो क्या कीजिएगा, मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, दुनिया भर में प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और अभी हाल ही में इसको मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को रामेश्वरम में पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई कितनी है? 2.08 किलोमीटर। याद रहेगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ अनुराधापुरम में स्थित जयाश्री महाबोधि मंदिर का दौरा किया है, याद रखिएगा। और दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग को मंजूरी दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उनको पद से हटा दिया गया। और कल मैंने आपको टास्क दिया था कि आप लोग जो है महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, इसको आप लोग पॉलिटी वाले सेक्शन में पढ़ लीजिएगा। अब अगर आपने पढ़ लिया होगा तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपका सिलेक्शन तय है। जिन लोगों ने एक कान से सुना, दूसरी कान से निकाल दिया, उन लोगों का काम नहीं चलने वाला है। अब आप दूसरे की बात सुनते होंगे, फोन कॉल आती होगी, उनकी बात सुनते होंगे, हाँ जी खाना खाया कि नहीं खाया, उनकी बात मान के खाना खाते होगे नहीं खाते होगे, वो बात मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये वाली बात मान लिया करना भाई। उधर उस वाली बात को मान लिया करना, नहीं तो डाइवोर्स हो जाएगा तुरंत, ठीक है। लेकिन मेरी बात मानना आपके सबसे महत्वपूर्ण है। टीचर की बात नहीं मानेंगे तो क्या होंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर मैंने कल आपको कुछ कुछ टास्क दिया था कि भाई ये चीजें आपको पढ़ लेनी है, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते होंगे और उस पर वर्क करते होंगे, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। और अगर आप इग्नोर कर देते होंगे मेरी बातों को, तो वो आपके लिए क्या खतरा रहेगा। मैंने लास्ट डे भी कहा था, ठीक है, कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे और प्रश्न देखोगे तो एक ही चेहरा नजर आएगा। किसका? फोन कॉल पे जिससे बतियाते हो उसका नहीं, मेरा चेहरा याद आएगा कि हृदय सर ने क्लास में ये चीजें कही थी और कहा था कि इसको पूरा कर लेना, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जो जो बातें मैं आपसे कहता हूं उन सभी बातों पर विशेष रूप से आप लोग प्लीज ध्यान दिया करिए। यकीनन आपको जबरदस्त फायदा इसका मिलने वाला है आपके एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। चलिए, तो ये हमने लास्ट डे पढ़ा था। आगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 वर्षों में 32.6 लाख करोड़ रुपए के वैल्यू के 52 करोड़ रुपए से 52 करोड़ से अधिक लोन दिए गए हैं। पीएम मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी, यानी कि अभी जो है क्या हुआ है, मंगलवार को, यानी कि अभी 8 अप्रैल को जो है ये क्या हो गए, 10 साल इसके पूरे हो गए हैं, ठीक है। इसलिए चर्चाओं में है, और चूंकि चर्चाओं में है तो ये आपके एग्जाम पर से पूछ लेगा। अब यही पूछ लेगा कि बताओ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी। अब आपसे एकदम से आग बबूले हो जाओगे, सर जी आपने तो कहा था 7 से 8 महीने करंट अफेयर्स आएगा, यूं तो 2015 का पूछ दिया गया। तो मैंने कई बार कहा है कि जो योजनाएं होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, वो 1 साल की नहीं भाई साहब, 20-20, 25-25 साल पुरानी योजनाएं पूछ ली जाती हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी गवर्नमेंट की प्रोग्राम एंड पॉलिसीज हैं, चाहे वो पॉलिसीज जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर वो पॉलिसीज आपकी जो है स्टेट गवर्नमेंट की हो, दोनों ही योजनाएं आपके एग्जाम के लिए क्या रहती हैं, इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। चलिए, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम 8 अप्रैल से 2 दिन की भारत यात्रा पर थे, यानी कि दौरे पर थे। आधिकारिक इनकी यात्रा थी 8 से लेकर के 8-9, ठीक है, 2 दिन। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल कर लीजिएगा, 7 अप्रैल को न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अप्रैल को लखनऊ में
ऑल इंडिया पुलिस ने हैंडबॉल क्लस्टर 2024-25 का उद्घाटन किया। ये हमने कल पढ़ा था। अब हम आते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर, लेकिन उसके पहले लास्ट डे हमने आपसे पूछा था कि बताओ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? 7 अप्रैल। ठीक, चलिए आगे। अब आज का पहला प्रश्न, हमारा टॉपिक हमारा फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में 2025 की पहली तिमाही में अमेरिका और यूके के बाद तीसरे नंबर पर जो है आपका सुंदर सा देश। ठीक है, तो भारत का फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में 2025 की पहली तिमाही में अमेरिका और यूके के बाद तीसरे नंबर पर आ गया। गजब फंडिंग भाई साहब आ रही है भारत देश में, और यह अपने आप में एक बड़ी जबरदस्त चीज है। ठीक है, यह जानकारी 8 अप्रैल को जारी एक रिपोर्ट में दी गई है, और मार्केट इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म ट्रैक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्टर में ज्यादातर फंडिंग लेट स्टेज राउंड में देखी गई है। ठीक है, चलिए, जनवरी से मार्च की अवधि में लेट स्टेज राउंड में फंडिंग 47% बढ़कर जो $227 मिलियन हो गई, जो कि 2024 की चौथी तिमाही में कितना था? $154 मिलियन थी। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास दर में नरमी, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ, वैश्विक व्यापार तनाव और बढ़ती मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वेंचर के कैपिटल प्रवाह में हतोत्साहित हुआ है। तो ये कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं आजकल चल रही हैं। हालांकि उसके बाद भी भारत की जीडीपी अपने आप में बढ़िया तरीके से जो आगे ग्रो करेगी। कई सारे रिपोर्ट्स ये बात कहती हैं। तो इन चुनौतियों के बावजूद भी इतनी मुश्किलें दिख रही हैं वैश्विक पटल पर, लेकिन उसके बाद भी भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2025 में 6.5% रहने का अनुमान है। यानी कि ग्लोबली इतना ज्यादा जो है अनस्टेबिलिटी है, बावजूद इसके भारत की ग्रोथ रेट जो है कितनी, जीडीपी कितनी हो जाएगी, ग्रोथ रेट जो है 25 में 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। तो ये अपने आप एक बड़ी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था हमेशा अपनी मजबूती के साथ खड़ी रहती है। वैश्विक पटल पर अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो नरमी आ जाती है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर मंदी का माहौल कहीं ना कहीं बन जाता है। लेकिन बावजूद इसके जो है भारत एक ऐसा देश है जहां पर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आप जानते होंगे आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, लेकिन ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, या जो भी होते हैं हमारे आराध्य, उनकी कृपा से जो है क्या हुआ है कि अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत भारत में नहीं आई है, और आगे भी नहीं आएगी अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो। चलिए, अब आपके सामने इसी टॉपिक पर आधारित एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? या है नंबर 1, भारत का फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में 2025 की पहली तिमाही में अमेरिका और यूके के बाद तीसरे नंबर पर रहा है। तो देखो कि ये बात क्या सही लिखी है, तो अभी आप जो है पकड़ोगे कि हां भाई सही लिखा है। अब गलत करने के लिए कथन यहां पर पहला कर देता, दूसरा कर देता, अब गलत करके चले आते। ठीक है, क्योंकि पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, खाली नंबर चेंज कर देता, आप एकदम कंफ्यूजन में, जल्दबाजी में गलत करके चले आते। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप प्रश्न करें इस प्रकार के, खासकर कूट वाले प्रकार के प्रश्नों को, तो बहुत ध्यानपूर्वक जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, आराम से जो है चुपचाप से, बिना किसी लोड के, पहले यह सोचे कि इस बार मेरा चयन होना है, और यह सोच के फिर अपनी ओमार शीट को अच्छे से फिल करें और उसके बाद पेपर लगाएं आराम से, रिलैक्स हो करके। कई बार क्या होता है, रोल नंबर गलत करके चले आते हो, तो फिर लेके व्हाइटनर मिटाते हो, वो गलत करके चले आते हो, ओमार शीटें नहीं फिल कर पाते हो। भाई साहब ये लोड मत लेना, चिल मार के जाना और रिलैक्स होकर पेपर देना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे, मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्टर में ज्यादातर फंडिंग लेट स्टेज राउंड में देखी गई। बिल्कुल सही बात है, रिपोर्ट में तो यही कहा गया है। तो यानी कि सी इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ 1 and 2 ऑप्शन आर सेकंड जो है राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, और इस पर हमने प्रश्न भी आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 2024-25 में 2028 और 29 तक के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत कर दी है। ये अभी घोषणा अभी हाल ही में सरकार के द्वारा की गई है, और यह योजना 100% केंद्र वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। यानी कि इसमें जो फंडिंग की जा रही है वो प्रॉपर जो है की जा रही, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप कई प्रकार की योजनाओं को जानते होंगे, तो उसमें क्या होता है, कुछ जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसमें फंडिंग अलग अलग होती है। कई बार क्या होता है, कोई योजना, एक्स नाम की कोई योजना है, तो इस एक्स नाम की योजना में 50% पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 50% का जो वो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। यानी कि 50-50% का डिवाइडेशन होता है। कई प्रकार की योजनाओं में 90% का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% वित्तीय जो सहयोग जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो इस तरीके से भी होती है। लेकिन ये जो वाइब्रेंट
जो प्रोग्राम है, विलेज प्रोग्राम है, इसमें जो है 100% फंडिंग किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, राइट। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, तो आइए देखते हैं क्या चीज है ये। हालांकि मैंने आपको कराया था, आपको पता होना चाहिए कि क्या है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को, ठीक है, भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर स्थित गांवों के विकास के लिए पूर्ण रूप से वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड को मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी कि जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए जो गांव हैं उनकी, यानी कि अगर माना कि ये हमारी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के यहां जो है अगल बगल जितने भी जो भी गांव हैं, इन्हीं के विकास के लिए जो है सरकार ने काम शुरू किया हुआ है, ठीक है। यह पहल सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार करके विकसित भारत यानी कि 2047 का जो विजन है उसके अनुरूप है। आप जानते होंगे सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना। पता है ना आपको? यह लक्ष्य किसका है? यह लक्ष्य है दरअसल वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 2047 तक हमें विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इसी के संदर्भ में वाइब्रेंट जो प्रोग्राम है, विलेज प्रोग्राम है, उसको शुरू किया गया है ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जो लगे हुए सीमावर्ती जो गांव हैं उनमें विकास हो सके और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस गांव का विकास हो सके। क्योंकि आप जानते होंगे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से नक्सलवाद, आतंकवाद और विभिन्न प्रकार की तस्करी आप देखी जाती है। तो ऐसे में इन गांव का विकास कहीं ना कहीं करना भारत के लिए बहुत अहम है। इसीलिए सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत की है। याद रहेगा? चलिए आगे। यह कार्यक्रम जो पहला प्रोग्राम था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पहले से ही कवर की गई उत्तरी सीमा के अलावा अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं के सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों के व्यापक विकास में मदद करेगा। तो ये सब पॉइंट यहां पर कुछ कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या इससे फायदा होगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए बाकी आप यहां पर देखिए कि कुल 6,839 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों के शासित प्रदेशों के चुनिंदा रणनीतिक गांव में वित्त वर्ष 2028-29 तक के लिए लागू किया जाएगा। अब यह भी प्रश्न पूछ लेगा कि ये जो अभी हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड शुरू किया गया है, ये किस वर्ष तक के लिए शुरू किया गया है? आप कहेंगे सर वित्त वर्ष 2028-29 तक के लिए। तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। यानी कि यह प्रोग्राम अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अवस्थित जो भी सीमावर्ती गांव हैं उनके गांव के विकास और उनके ब्लॉकों से के विकास से संबंधित है ये, ठीक है। अब आपको बताना है प्रश्न कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा या से कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है आपसे, ठीक है। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 2024-25 से 2028-29 तक के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत की गई है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वैसे ये वाइब्रेंट होगा, ठीक है, इसमें ये लगा दीजिएगा, ठीक है, वाइब्रेंट होगा, ठीक है। चलिए यह योजना 50% केंद्र और 50% राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। सही पॉइंट है? नहीं, ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वित्त पोषित है। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग। और क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो बस यही कथन नहीं सही है, यानी कि केवल 2 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगन, ये अभी चर्चाओं में। आप जानते होंगे कि अभी संसद चल रहा था और अभी उसके लिए जो क्या हुआ, लोकसभा की कार्रवाई को रोक दिया गया है। साइन डाई का अर्थ अगली बैठक के लिए कोई तिथि निर्धारित किए बिना, यानी कि ये जो क्या है अनिश्चित काल के लिए स्थगन किया गया, यानी कि अभी कोई डेट नहीं बताई गई कि कब इसका जो है बुलाया जाएगा, बैठक को बुलाई जाएगी। आप जानते होंगे कि 2 बैठकों के बीच में जो है संसद की जो बैठक होती है 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने ज्यादा, तो लेकिन कोई डेट नहीं बताई गई है। तो इसका अर्थ यही तो साइन डाई का अर्थ है अगली बैठक के लिए कोई तिथि निर्धारित किए बिना स्थगन कर दिया गया। भाई डेट नहीं बताएंगे लेकिन अनिश्चित काल के लिए क्या है? स्थगित है। जैसे कि मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूं और मैं कहूं कि भैया अब इस हमारे डिकोड एग्जाम में क्लास का स्थगन हो रहा है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन हो रहा है, तो डेट तो आपको नहीं पता है, तो डेट नहीं पता है, दैट मींस कि इसको क्या बोलेंगे? साइन डाई, यानी कि बिना डेट बताए स्थगन कर दिया जाना, राइट। चलिए आगे। स्थगन की घोषणा करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी का होता है और बाद में संबंधित संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके सदन का सत्रावसान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके जीएस में खूब पूछा जाता है। इस फैक्ट को आपको क्या करना है? याद कर लेना है भाई साहब। कल मैं पूछूंगा, नहीं बता पाओगे तो क्या करोगे? मामला गड़बड़ हो जाएगा कल नहीं बता पाओगे तो, ठीक है। इसलिए काम गोलगप्पे वाला नहीं करना है, ठीक है।
खाने में तो वीर रहते हो, जाते होगे 8-8 10 खाते होगे, जितना दिमाग गोलगप्पे खाने में लगाते हो उतना ही दिमाग पढ़ने में लगा लीजिएगा तो काम बन जाएगा। चलिए, 17 अवसान वाले सदन में लंबित सभी विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर 17 अवसान रहता है, यानी कि अगर कोई लंबित विधेयक है तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है 17 अवसान के दौरान। याद रहेगा, माना कि कोई एक्स नाम का कोई विधेयक था और वो क्या हो गया है, वो पेंडिंग था और 17 अवसान हो गया है, तो इस एक्स नाम के बिल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि कंफ्यूजन के लिए आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। याद रहेगा भाई साहब, ठीक। देखते हैं, अगर प्रश्न गलत करके आए और अगर कहा कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ध्यान दीजिएगा कि सुनामी, भूकंप, सारा कुछ आएगा भाई साहब, ठीक है। बहुत दिल से पढ़ाता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा, डैमचर होगा। एक एक का मैं नाम ना जानता हूं जो मेरे अंडरग्रेजुएट में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक एक का नाम मुझे पता है, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग बड़े भी हैं मुझसे, कुछ लोग छोटे भी हैं, कुछ लोग बराबर के हैं। जो भी हैं, मैं एज ए टीचर मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सिलेक्शन इस बार देंगे। पार्टी मेरी तरफ से है, वादा मैं करता हूं, जहां कहिएगा वहां दूंगा। लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए एनी हाउ, डू और डाई एनी हाउ, ठीक। चलिए, इस भाव से आपको तैयारी करनी है, इस शिद्दत, इस जुनून के साथ तैयारी करनी है। सब कुछ भाई साहब छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वो भी सही, इस भावना के साथ आगे बढ़िए कि जो होगा सो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करनी है, बिना किसी डर के, बिना रिश्तेदार के किसी जो है कमेंट से, बिना किसी के दबाव के, कुछ नहीं, किसी के बारे में एक शब्द नहीं सोचना है आपको। कुछ महीने, कुछ टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको अपने प्रति क्या हो जाना है, अपने प्रति जो है थोड़ा सा स्वार्थी हो जाना है। और अगर आज आप अपने प्रति स्वार्थी नहीं होगे ना भाई, एक बात ध्यान रख लेना, आपका कोई होता है वही नहीं, ना भाई, ना बहन, ना चाचा, ना फूफा, ना नाना, ना नानी, ना ताऊ, ना ताई, ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, ना फलाना ढिमका, कोई नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका अगर कोई होगा, वो होगी आपकी अपनी कामयाबी, और वो हासिल होगी आपके आज के द्वारा मेहनत किए जाने से। तो तय आपको करना है कि आपको पढ़ाई करनी है या फिर फोन कॉल पे बतिया करके मटरगस्ती करनी है या घूम घाम के अपनी शादी पार्टी में जाना है, डिपेंड आपके ऊपर करेगा। चलिए, साइन डाई का अर्थ है अगली बैठक के लिए कोई तिथि निर्धारित किए बिना, बिल्कुल सही बात है, यही मीनिंग होता है इसका। 17 अवसान के वाले सदन में लंबित सभी विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो जैसा बिल है वो वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं, तो यानी कि सी इज द राइट आंसर। याद रहेगा। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। नंबर सी, यार क्या करें, फिर से आवाज आज तेज हो गई मैं क्या, देखो ऐसा है ना, अगर किसी को वॉइस थोड़ी सी तेज लगती है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन एडजस्ट करिएगा। चलिए, कहीं पापा के सामने आवाज मेरी मतलब चला के मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो कहेगा झगड़ा कौन करने लगा, नहीं, हाँ गड़बड़ा जाएगा मामला, मारेंगे सो अलग 2 घंटा, कहेंगे कौन मास्टर पढ़ा रहा है चिल्ला चिल्ला के। चलिए, अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, आईपीयू इन शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं, चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है, आइए इसको देखते हैं। तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 150वें अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, और इसीलिए क्या है, आईपीयू चर्चाओं में है भाई साहब। तो आईपीयू से प्रश्न आपके एग्जाम में बनाना क्या है, स्वाभाविक है, लाजमी है। तो आइए अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि चूंकि आईपीयू चर्चाओं में है, 150वीं इसकी बैठक हो रही थी, तो बैठक के बारे में और इसकी स्थापना दिवसों के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है भाई साहब, इसकी स्थापना होती है 89 यानी कि 1889 में। 89 और एक कुछ होता है ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप लोग भी बाबा दादा दादा खूब गांव जब जाते होंगे पूछते होंगे, बताओ 79, 89, 69 में क्या है, किसको क्या बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम में तो कत्ते नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। 69, 79, 89 इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है ना। 69, 89, 79 ऐसा करके है ना, हाँ याद रखना इसको। ये क्या है, 89 है यानी कि ये 89 है, ठीक है। तो 89 में सांसदों के 1 लाख समूह के रूप में हुई थी। 1 लाख सांसदों के 1 लाख समूह के रूप में होती है। अच्छा चलिए, इसके 182 सदस्य देश हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन आपको क्या करना है, याद रखना है। और भारत भी अंतर संसदीय संघ का क्या है, सदस्य देश है, और तभी तो लोकसभा अध्यक्ष जी गए हैं वहां पर, है ना। चलिए आगे, अंतर संसदीय संघ का मुख्य उद्देश्य संसदीय कूटनीति को बढ़ावा देने के साथ ही विश्व स्तर पर यानी कि वैश्विक स्तर पर शांति, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी और
सतत विकास को क्या करना है, प्रोत्साहित करने के लिए संसदों एवं सांसदों को सशक्त बनाना है कि भाई ग्लोबली, क्योंकि आप संसद, हर देश की संसद होती है, वहां पर सांसद होते हैं, है ना, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो लोग लोकतांत्रिक गतिविधि से कार्य करें, शांति स्थापित करने के लिए कार्य करें। कोई भी बिल विधेयक अगर पारित हो रहा है तो वो जो है जनता के खिलाफ ना हो, इस प्रकार के जो है चीजों को करने के लिए इन प्रकार के सम्मेलन का आयोजन दरअसल आईपीयू के द्वारा किया जाता है कि ताकि इन सांसदों को सशक्त किया जा सके और जो है वैश्विक स्तर पर एक बढ़िया जो है कार्य हो सके। आगे, अंतर संसदीय संघ की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने आपको बताया 8089, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे, इजराइल के कृषि मंत्री एवी डिस्टर, यह भी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर क्यों चर्चाओं में है? चर्चाओं में इसलिए क्योंकि जो आपके कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने इनके साथ बैठक की है और इजराइल और भारत का संबंध बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। और इजराइल एक छोटा सा देश है जिसकी सेना, जिसकी आर्मी अपने आप में बहुत मजबूत है अपने आप में। आयरन डोम का नाम तो सुना होगा ना, बस बात समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है वो ये है कि वहां पर जो सी वाटर होता है ना, सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में चेंज करने की जो है कैपेबिलिटी इजराइल के पास बहुत जबरदस्त है। और यह टेक्नोलॉजी अगर जिसके पास है, इन फ्यूचर उसको पानी की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली। क्यों? कि अगर आप सी वाटर को कन्वर्ट करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, बट इट्स अ वेरी वेरी क्या, वेरी कॉस्टली प्रोसेस। तो भारत में यह नहीं है, बहुत देशों में नहीं है, लेकिन इजराइल के पास एक टेक्नोलॉजी है, वो सी वाटर को इरिगेशन वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर ले रहा है। बड़ी बात है अपने आप में। तो धीरे धीरे करके, और एग्रीकल्चर फील्ड में इजराइल के पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिससे वहां का जो है मामला क्या है, बहुत अच्छा है। तो भारत सरकार भी, केंद्रीय जो मंत्री हैं आपके कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, जिनको हम मामा जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जानते हैं, मतलब एमपी जानते होंगे, तो उन्होंने जो है इनके साथ बैठक की कि भैया हमको भी टेक्नोलॉजी दो ताकि हम क्या करें, काम कर सके। और इसके अलावा इस पर भी चर्चा की गई है कि कुछ ऐसे सीड्स हो जो जिनका उत्पादन, जिनका प्रोडक्शन क्या हो, गर्मियों में भी खूब हो। आप जानते होंगे गर्मियों की फसलें बहुत ही कम होते हैं, खीरा ककड़ी जो है क्या कहते हैं, और ये आपका तरबूज खरबूज होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ प्रोडक्टिव सीड जो है हम बनाएं, इजाद करें, इस टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत की गई और कई अन्य मुद्दों पर, कृषि वाले मुद्दों पर बातचीत की गई है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहीं पर इसमें लिखी गई हैं। कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। बैठक में भविष्य में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी से जुड़ी चुनौतियों से मिलकर निपटने पर गहन चर्चा हुई है। अब एक पॉइंट यहां पर क्या गया, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। भाई साहब, पेपर थर्ड में पीसीएस में या यूपीएससी में पेपर थर्ड में इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उसमें फूड सिक्योरिटी क्या जो है, क्या है टॉपिक है। और फूड सिक्योरिटी पर प्रश्न आपके मेंस में खूब पूछा जाता है। पीसीएस वाले अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा, क्या फूड सिक्योरिटी। तो मैं आपसे ये आशा करता हूं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मैं आपसे होप रखता हूं कि आप लोग आज मेंस के प्रोस्पेक्टिव से टास्क नंबर 1 क्या करेंगे, फूड सिक्योरिटी अर्थात खाद्य सुरक्षा को आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, इस पर आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा भाई साहब। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है आपके पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अलग अलग स्टेट में अगर आप एग्जाम देते होंगे तो वहां पे भी प्रश्न आता है। चलिए, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान और उनके इजरायली समकक्ष ने दिल्ली स्थित पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI का भी दौरा किया। और यह प्रश्न आपसे पूछ रहा था, बताओ पूसा कहां पर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बाकी ये सब पॉइंट यहां पर एक दो और लिखिए, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, अब बताइए प्रश्न आप लोग कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 1, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 मार्च को क्या लिखा है, 8 मार्च को नई दिल्ली में इजराइल के कृषि मंत्री एवी डिस्टर के साथ मुलाकात की। सही है? नहीं सही है, रॉन्ग है। क्यों? 8 मार्च नहीं भाई साहब, 8 अप्रैल को, अभी तो किया है, तो मार्च लिखा गया, यहां पे गलत लिखा है बस। क्या कौन सा सही नहीं है? नंबर 1 नहीं सही है, हो गया गलत आपका। दूसरा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके इजरायली समकक्ष ने दिल्ली स्थित पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा किया, बिल्कुल सही बात है। तो ए वाला गलत है और सही नहीं पूछा है, तो बस ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? हो गया काम। चलिए, लिस्बन शहर का सिटी ऑफ ऑनर, यह पुरस्कार अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है।
ठीक है, क्या देखिएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल पुर्तगाल के लिस्बन के सिटी हॉल में आयोजित एक समारोह में लिस्बन के मेयर से लिस्बन शहर का सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया है। और भारत पुर्तगाल संबंध के बारे में आप जानते होंगे, पुर्तगाल जो है व्यापार करने के दृष्टिकोण से भी भारत आया था, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो भारत पुर्तगाल द्विपक्षीय संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं और पुर्तगाल की यूरोपीय संघ की अध्यक्षता के दौरान ही वर्ष 2000 में पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और मई 2021 में एक बार फिर पुर्तगाली अध्यक्षता के अंतर्गत पुर्तगाल में ऐतिहासिक भारत यूरोपीय संघ +27 नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये फैक्ट आप लोग यहां पर याद कीजिए कि कब कब कौन कौन से बैठक कहां पर हुई, ये भी पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसे पुर्तगाल के लिस्बन के सिटी हॉल में आयोजित एक समारोह में लिस्बन के मेयर ने लिस्बन शहर का सिटी की ऑफ ऑनर प्रदान किया? तो द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया, बस हो गया काम। चलिए आगे, आध्यात्मिक नेता दादी रतन मोहिनी, आप लोग जानते होंगे शायद संभवतः इनको, अगर आप स्पिरिचुअल होंगे तो शायद संभवतः जानते होंगे, और ब्रह्मा कुमारी को अगर आप फॉलो करते होंगे तो बखूबी आप जानते होंगे। यहां पर जो महिलाएं जो शिक्षा ग्रहण करने जानती थी, जो दीक्षा ग्रहण करती थी, तो जब दीक्षा ग्रहण कर लेती थी तो उनको ब्रह्मा कुमारी के नाम से जाना जाता था। और ये जो आपकी आध्यात्मिक नेता दादी रतन मोहिनी है, और बचपन में ही इन्होंने ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन कर लिया था और यहाँ पर बहुत लंबे समय तक इन्होंने जो है स्पिरिचुअल रूप से काम किया, सामाजिक समरसता आध्यात्मिकता के रूप में इन्होंने काम किया, पैदल यात्राएं खूब की, जो है 2016 या शायद 18 तक आई थिंक उन्होंने 70,000 किलोमीटर तक की पद यात्रा कर ली। बहुत सारे खिताब इनके नाम है। 1925 में इनका जो है क्या हुआ था, जन्म हुआ था और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ओके, चलिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है इनको। जन्म 25 मार्च 1925 को हुआ। उन्होंने 70,000 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा की थी, अपने आप में बड़ी बात है अपने, ठीक है। और ब्रह्म कुमारी के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा संस्था है, अपने आप में बहुत अच्छा काम करता है। आध्यात्मिक नेता दादी रतन मोहिनी जी का जन्म कब हुआ था? 1925 में हुआ था। 20 ज़रा आंसर। चलिए, लेसोथो ये चर्चाओं में है। लेसोथो चर्चाओं में इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका ने 50% टैरिफ इनको लगा दिया। भाई साहब, गजब देश है, गजब देश नहीं, गजब देश कौन? अमेरिका है। ट्रंप साहब क्या कीजिएगा, क्या ही करते हैं। भारत में भी टैरिफ वाला मामला चल रहा है, आप जानते होंगे, ठीक है, उस पर भी हो हल्ला हो रहा है। अब ये चर्चाओं में आ गया लेसोथो, यहां पर 50% टैरिफ लगा दिया है भाई साहब ने, ठीक है, ट्रंप साहब ने। यह पहाड़ी एवं भू आबद्ध देश है अपने आप में, यानी कि पहाड़ी है और भूमि से घिरा हुआ देश है अपने आप में, ठीक है। और लेसोथो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये साउथ अफ्रीका से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये साउथ अफ्रीका है, लेसोथो ये है, आपका देख पा रहे होंगे, चारों तरफ इसकी भूमि है, और ये साउथ अफ्रीका से क्या है, घिरा हुआ है। आप इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। नहीं तो कहोगे सर जी कहां दिखा रहे हो आप, हमको तो लेसोथो दिख नहीं रहा। ये देखो, ये लेसोथो और ये साउथ अफ्रीका, ठीक है। अरे भाई साहब, मैं तो बोर्ड से बाहर चला गया। चलो, ये है साउथ अफ्रीका आपका और ये आपका लेसोथो। तो ये देखो, इसी से चारों तरफ क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से भू आबद्ध देश है, पहाड़ी देश है, पहाड़ से घिरा हुआ और भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे, राजधानी इसकी मासेरू है और यह चारों दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। इसने 4 अक्टूबर 1966 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ठीक। चलिए, अब बताओ आप लोग प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, अमेरिका द्वारा लेसोथो से आयात पर 50% टैरिफ लगा दिया है भाई साहब, इसलिए चर्चाओं में है ये। दूसरा, लेसोथो यह पहाड़ी एवं भू आबद्ध देश है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। यानी कि सी इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ 1 and 2 ऑप्शन इज राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? ये आपको बताना है, उत्तर मुझे कमेंट करके, ओके। और ये पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो आपका एग्जाम है उसके लिए भी जो है लगातार 3 महीने के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी टेस्ट सीरीज है, जहां पर आपको स्टार्टिंग में जो है सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन जीएस के, 20 आपके करंट अफेयर्स के, 30 आपके हिंदी के, और 2 हफ्ता के बाद आपको कंबाइंड टेस्ट मिलेगा। 3 महीना लगातार टेस्ट चलेगा आरओ का, बहुत अच्छा कोर्स है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पीसीएस का हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे 12,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से, जिसमें आपको लास्ट में 10 फुल लेंथ टेस्ट और 5 सीसैट का मिलेगा। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आप 8604409201 पर आप संपर्क सीधे मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप लोग एक निबंध लिखिएगा, आरओ वाले पीसीएस वाले दोनों लोग, सोशल मीडिया से नैतिक पतन या उत्थान। बहुत अच्छा निबंध है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख सकते हैं इसको, और लिखने के बाद आप चाहें तो
6201 पर आप मुझे भेज सकते हैं, या फिर इस नंबर पर पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या हो तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन अनवांटेड कॉल मत कीजिएगा, काम होगा तो ही कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज, और बाकी आप लोग प्रयास करते रहिए, लिखते रहिए। आरओ वाले जो अभ्यर्थी हैं भाई साहब, आरओ वाले अभ्यर्थी लिखिएगा इसको 600 शब्दों में, पीसीएस वाले भैया अभ्यर्थी लिखिएगा 700 शब्दों में, और जो यूपीएससी वाले अभ्यर्थी होंगे वो लोग लिखिएगा इसको 1000 शब्दों में, ठीक। चलिए, तो आप लोग इसको ऐसे लिख के भेज सकते हैं, ओके, इस नंबर पर। चलिए, अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।